ये कहानी लग्जमबर्ग के एक हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स की है, जिसे एक बीमार मरीज की देखभाल करते समय सफेद कपड़े पहने एक आत्मा नजर आती है। ये कहानी नर्स और मरीज के बीच में होने वाली निस्वार्थ सेवा को भी दर्शाती है, पर एक डरावने तरीके में। ये बात आज से 10 साल पुरानी है, जब मैं एक ऐसे अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी जहां बूढ़े और लाचार लोग अपने आखिरी दिनों का इंतजार कर रहे होते थे। ज्यादातर मरीज बिस्तर पर ही पड़े रहते थे, धीरे धीरे अपनी मृत्यु की ओर बढ़ते हुए, जैसे नींद और बेहोशी के बीच कहीं अटके हों। मैं उस रात की ड्यूटी पर थी, अपनी सबसे प्यारी सहकर्मी दोस्त के साथ। हम दोनों साथ में काम करना पसंद करते थे, जैसे दो चुपचाप जागते पहरेदार किसी मरते हुए किले में। सोचिए, पूरे अस्पताल में 120 मरीज और सिर्फ हम दो स्वस्थ इंसान। हाँ, उनमें से कुछ अब भी अपने काम खुद कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो इमारत, वो रात, कुछ तो अजीब था। रात के 3 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच हमारा सबसे अहम चक्कर होता था। डायपर बदलना, दवाइयाँ देना, पानी पिलाना। उस रात 2 वार्ड बचे थे। हम दूसरे वार्ड में घुसे ही थे कि एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। एक औरत की आवाज़, तेज और साफ, लेकिन उसमें कुछ रुकावट थी, जैसे पुरानी रेडियो फ्रीक्वेंसी हो। मगर जो बोला जा रहा था वो समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी साथी से कहा, सुनो ज़रा, कुछ गड़बड़ लग रही है। उसने कान लगाया और बोली, अजीब है, लगता है जैसे किसी ने टीवी या रेडियो ऑन कर दिया हो। मैंने धीमे से कहा, पर स्टेफनी, यहाँ कौन ऑन करेगा? ये मरीज तो हिल भी नहीं सकते, और ये आवाज़ किसी बंद कमरे से नहीं आ रही। ये तो बिल्कुल पास से आ रही है, जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा हो। उसने मुझे देखा, थोड़ा गंभीर, थोड़ा डरा हुआ चेहरा, और बोली, सही कह रही हो, लेकिन चलो काम पूरा कर लें। हम आगे बढ़ते गए, कान वहीं टिके रहे, और तभी आवाज़ एकदम बंद हो गई। एक पल के लिए मैं ठिठक गई। मन में ख्याल आया, शायद मैं थक चुकी हूँ, शायद ये सब मेरे दिमाग का खेल है। हम अपने अगले मरीज के पास पहुंचे। उसकी हालत बेहद खराब थी। पूरा बिस्तर, उसके कपड़े, यहाँ तक कि उसका शरीर भी सब गीले मल से सना हुआ था। हमें पूरा बिस्तर साफ करना पड़ा, उसे नहलाना पड़ा और नया पायजामा पहनाना पड़ा। यह सब करते करते कई बार बाथरूम और बेड के बीच भागना पड़ा। आखिर में स्टेफनी ने कहा कि वो मरीज को नया शर्ट पहनाएगी, तो मैंने सारे गंदे कपड़े और चादरें बाहर से ले जाकर हॉलवे में रखे, हमारे सप्लाई ट्रॉली के पास जमा करनी शुरू कर दी। हमें कई नई चादरें, कंबल, स्क्रीन, क्रीम, तौलिए, बहुत कुछ चाहिए था। इसीलिए दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया ताकि चीज़ें आसानी से लाई जा सकें। मेरी पीठ स्टीफनी की तरफ थी, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी। वो मरीज से कुछ कह रही थी, उसे धीरे धीरे सीधा कर रही थी। जैसे ही मैं बाहर निकली, एक गंदी चादर मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी। मैं झुकी उसे उठाने के लिए, और उसी पल मेरी नज़र खुले दरवाजे से होकर हॉलवे पर पड़ी। जो मैंने देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। एक बूढ़ी, छोटी सी काया वाली सफ़ेद नाइटी में लिपटी हुई हॉलवे में बिना आवाज़ के जा रही थी। उसका शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर था। वो चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी, एकदम चुपचाप। पहले सोच ये आई कि क्या स्टेफनी बाहर आई है, क्योंकि नर्सों की यूनिफॉर्म भी तो सफ़ेद होती है। पर फिर दिमाग ने जवाब दिया, नहीं, अगर स्टेफनी बाहर होती तो मैं देखती ना। मैं वहीं जम गई, मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था, जैसे समय रुक गया हो। सब कुछ बस कुछ ही सेकंड्स में हुआ। तभी पीछे से स्टेफनी की आवाज़ आई, वो हंसते हुए, बिल्कुल सामान्य लहजे में, अरे क्या चल रहा है? पूरी रात ये गंदी चादरें ही उठाए घूमने का प्लान है क्या? मैं उछल पड़ी, उसकी ओर मुड़ी और कांपती आवाज़ में बोली, स्टेफनी, तुम तो बाहर थी, मैंने तुम्हें हॉलवे में चलते हुए देखा। उसने भौहें चढ़ाई और बोली,
नहीं रे, मैं तो मरीज को तैयार कर रही थी। याद है तुझे? क्या हो गया है? तेरा चेहरा तो बिल्कुल सफेद हो गया है। सब ठीक है ना? मिलती तो नहीं आ रही तुझे? मेरे हाथ से सब कुछ छूट गया, चादरें, कपड़े, सब। और मैं पागलों की तरह भागती हुई हॉलवे में निकल गई। वो औरत, उसका साया अब भी वहीं था, दीवार की ओर बढ़ता हुआ। और फिर एक पल में वो दीवार के आर पार चली गई, जैसे कभी थी ही नहीं। स्टेफनी पीछे पीछे दौड़कर आई। उसने मुझे वहीं खड़ा पाया। मैं कांपती हुई, पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हुए, जैसे किसी बर्फीली हवाओं वाले कमरे में खड़ी हूँ। बाहर गर्मियों की तपिश थी, लेकिन उस हॉलवे में कसम से ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्रिज खोलकर खड़ा हो। स्टेफनी ने चौंक कर कहा, हे भगवान, यहाँ इतनी ठंड अचानक क्यों हो गई? उसे वो औरत नहीं दिखी थी। और फिर न जाने क्यों, शायद उस पल की कोई अजीब सी सच्चाई थी, बोल पड़ी, हमें नीचे जाना होगा। मिसेस जेड अब इस दुनिया में नहीं रही। वो हक्की बक्की रह गई। क्या? तुम कैसे कह सकती हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखा था, वो सो रही थी। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, स्टेफनी, मैंने उनकी आत्मा को देखा है। वो अभी अभी इस हॉलवे से गुजरी हैं। स्टेफनी अब भी उलझन में मेरे साथ नीचे चल पड़ी। जब हम मिसेस जेड के कमरे में पहुंचे, वहां अजीब सी शांति थी, शांतिपूर्ण, और वो सचमुच जा चुकी थी। उनका शरीर अब भी गर्म था, जैसे कुछ ही पलों में पहले अंतिम सांस ली हो। हमने तुरंत मेडिकल स्टाफ बुलाया ताकि उनकी मृत्यु की पुष्टि की जा सके। शिफ्ट खत्म होते होते हमने उन्हें अच्छे से धोया और एक सुंदर सी ड्रेस पहनाई। मैं पूरी प्रक्रिया के दौरान एक शब्द नहीं बोली, लेकिन स्टेफनी, वो चुप नहीं बैठी, बार बार मुझसे सवाल पूछती रही, जैसे उसे किसी भी तरह समझना था कि ये सब कैसे हुआ। घर पहुंचते ही मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। अब डर नहीं लग रहा था, बस हैरानी थी, गहरी, शांतिपूर्ण हैरानी। कुछ घंटे सोई और अपना सपना आया मिसेस जेड का, और वो मेरी ओर आ रही थी, जैसे जवान उम्र में हो, बिल्कुल बढ़िया, मुस्कुराती हुई। उनके चारों ओर सफ़ेद हल्की रोशनी थी, शांत और सुकून भरी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, धन्यवाद बेटा, इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए। अब मुझे जाना है। बहुत बाद में जब मैं उनसे मिली, जब मैंने उस रात की घटनाओं पर गहराई से सोचना शुरू किया, तब जाकर एक बात समझ में आई। शुरुआत से मैं अजीब सी रेडियो जैसी आवाज़ सुनी थी ना, वो असल में एक ईवीपी थी, मिसेस जेड की आत्मा। ऐसी और भी हॉस्पिटल की हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।